वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। देहरादून से खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया है। 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का सत्र होना है और उससे पहले यहां का जायजा लिया है सीएम और स्पीकर ने, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर सेशन को लेकर कई तरह की दिक्कतें या शंकाएं, कह सकते हैं कि शंकाएं मन में थी, और यहां पर किस तरह तैयारियां की गई हैं, सदस्य किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर करेंगे, बैठने का इंतजाम क्या होगा, इन तमाम चीजों की यहां पर निरीक्षण किया है सीएम और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने। और यही कहा जा रहा था सरकार की ओर से भी कि इस निरीक्षण के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, निरीक्षण किया गया है, क्या पाया गया इस निरीक्षण में? अपर्णा, अब से मुख्यमंत्री प्रेस से बात करने ही वाले हैं और न्यूज 18 कनेक्ट है यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री अब क्या कहते हैं, वो पूरा निरीक्षण करके अभी आए हैं जी, और स्पीकर भी उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री अब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। एक ही बात है ना, निरीक्षण किया गया है सर। 23, 24, 25 सितंबर को जो अपना विधानसभा सत्र होने जा रहा है, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी व्यवस्थाओं को यहाँ जानकारी ली और मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सत्र जो है बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर पाएंगे। जो जानकारियाँ अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखी है और जो हमने की है, वो मैं जैसे पहले भी आपसे कह रहा था कि मैं अंतिम रूप बाद में देंगे। तो जो हमारे सामने बैठने की व्यवस्था है, उसको बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो हमारा मंडप है आपको पता है कि वो सीमित उसकी जो है संख्या है, उस नाते और सीट्स की हमें आवश्यकता थी। तो हमने दर्शक दीर्घा और आपकी भी प्रेस दीर्घा और एक और जो सामने केबिन जिसे दीर्घा भी कह सकते हैं, उनमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट हमने किया है। अभी हमने जो डेमो किया या देखा जिस प्रकार से, उसमें 47 विवाह अपने विधानमंडल जो मंडप है उसमें बैठने की व्यवस्था दिख रही है और शेष अन्य हमारी जितनी दीर्घा है उसमें हम लोग उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 65 साल से उम्र पार कर चुके हैं माननीय विधायक, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि यदि वो वर्चुअल जुड़ें, क्योंकि वो व्यवस्था हमने बहुत तरीके अच्छे ढंग से हम लोग कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। फिर साथ में एक हमने ये भी मन बनाया है कि सभी मान्य सदस्यों को, यदि कोई मान्य सदस्य चाहे वो युवा हो या अन्य जो भी हैं, यदि वर्चुअल जुड़ना चाहें तो उनको भी एक ऑप्शन हम लोग देंगे। इसके साथ साथ जब हमारा प्रवेश माननीय विधायक का होगा तो उस समय किसी भी दर्शक को अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी। माननीय विधायक के साथ भी अन्य किसी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी, ऐसा हम लोग अभी तक तय कर रहे हैं। और जो ड्राइवर उनको गाड़ी लेके आएगा, गाड़ी छोड़ के उनको, वो बाहर जाएगा, यानी कि अकेले माननीय विधायक अंदर आएंगे और 3 जगह उनका जो साथ उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, सबसे पहले गैलरी में, फिर जहाँ पे वो बैठेंगे वहाँ। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप उससे पहले अपना टेस्ट करा लें, और टेस्ट यदि कहीं आपने पहले करा लिया 1-2 दिन पहले, उसकी वो कॉपी दे दें, नहीं तो फिर उनको हम यहाँ पे या जहाँ पे उनका हॉस्टल है वहाँ पे भी हम व्यवस्था रखेंगे कि वो टेस्ट उनका हो, जिसका नेगेटिव पाया जाएगा, यानी कि उसी माननीय विधायक को आने के अंदर अनुमति होगी। इसी प्रकार अन्य जो हमारे स्टाफ या अधिकारीगण होंगे, ये बात उन पे भी लागू होगी। और इसके अलावा हमारा वर्चुअल, जैसा मैंने आपको कहा, पूरी व्यवस्था हमारी द्वारा हो चुकी है और मुझे अच्छा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने भी कुछ व्यवस्था में जो और कुछ अच्छा हो सकता है उसका सुझाव दिया। तो मुझे लगता है कि अब सारी व्यवस्थाओं को देख के ये जो भी आने वाला हमारा जो समय है, जैसे अभी परसों हम लोग सुरक्षा की और अन्य अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, उसमें भी कुछ बातें आएंगी या उनको क्या दिशा निर्देश देना है, जिस प्रकार से वो व्यवस्थाएं जो हमने तय की हैं वो मुकम्मल हो, ये सब हम लोग कार्रवाई बहुत जल्दी तेजी से करने वाले। जो विधायकगण हैं उनका सर किस तरह की व्यवस्था, क्या ऑनलाइन वो? मैंने कहा ना कि मैं पहले सभी माननीय विधायकों से आग्रह कर रहा हूं कि वर्चुअल जुड़ें। उसमें वो सभी विधायक हैं जो उम्रदराज हैं, नहीं भी हैं,
लेकिन जो 65 साल से ऊपर के माननीय विधायकगण हैं, उनसे विशेष आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार की वर्चुअल जुड़ने की व्यवस्था बहुत मुकम्मल हम लोग कर रहे हैं, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। वो उनका सवाल भी यदि उन्होंने कोई बात भी रखनी है या उठानी है और इधर से पीठ से भी कोई बात उनके द्वारा उनको कही जानी है, वो सारी व्यवस्था बहुत मुकम्मल हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सदस्यगण मुझे या हमारे विधानसभा को सहयोग करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। संसदीय कार्य मंत्री की तबीयत खराब होना ये कितना बड़ा विषय है, इसकी आप लोगों ने चर्चा की? देखिए, अभी समय है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में होंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, भगवान करे सभी स्वस्थ हों। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, तो उनके लिए भी मैं सभी पूरे देशवासियों के लिए जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का केदारनाथ हो चाहे हमारे चारों धाम, उनके प्रति उनका एक विशेष तरह का लगाव है और इसलिए सतत उसके कार्यों की चिंता करते रहते हैं। आज केदारनाथ जी के साथ में जो विशेष बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस मास्टर प्लान को माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि बद्रीनाथ जी का कैसे योजित तरीके से उसका विकास किया जाए, ताकि तमाम जो पर्यटकों की संख्या, जो हमारे श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ पर बढ़ रही है, वो उनको वहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो सके। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है, वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो वहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, उसको और ताकत मिले और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर उनको भी पूरी सुविधा हम वहाँ पर दे सकें, वो ठीक से बद्रीनाथ जी में रहें। वहाँ पर और क्या उसके सौंदर्यकरण की दृष्टि से वहाँ पर 2 झीलें हैं, उनको कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, वहाँ पर वनस्पतियाँ उनको कैसे वहाँ पर उगाया जाए, कौन कौन सी वनस्पतियाँ वहाँ पर हो सकती हैं, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है। सर, कैंपा की बैठक में 10,000 लोगों को रोजगार देने की भी आपने बात की है। जी, देखिए, हमें बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि राज्य में कोविड के कारण 3 लाख से अधिक लोग अपने घरों की ओर वापसी हुई है। सरकार की ये चिंता है कि इनको हम कैसे अधिकतम लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। उसी के तहत अलग अलग विभागों में हम समीक्षा कर रहे हैं और विभागों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि आपको रोजगार सृजन के कार्यक्रम नियोजित करने हैं। तो आज कैंपस से हम लोगों ने उस पर मीटिंग थी आज, तो उसमें निर्णय लिया गया है कि हम लोग 8,000 लोगों की भर्ती वहाँ से करेंगे। उसके अलावा अन्य भी अनेक विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले हमने मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, उसमें 10,000 लोगों का स्कोप है, मोटर बाइक टैक्सी है। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, लगभग 350 करोड़ रुपया, अगर जिला योजना और जो हमारा MSME का जो बजट है उसको मिला लिया जाए तो लगभग 350 करोड़ रुपया हमने स्वरोजगार के लिए किया है। सर, बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो काम है, बद्रीनाथ केदारनाथ का जो काम है वो टाइम लाइन उसका तय किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से 2025। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप लोगों ने कोई समय सीमा क्या निर्धारित की है, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि जैसे केदारनाथ जी में भी 6 महीना कपाट खोलते हैं, 6 महीना वहाँ पर भी जो भगवान केदारनाथ हैं वो ऊखीमठ में आ जाते हैं। ऊखीमठ में शीतकालीन दर्शन होते हैं, लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ जी से लगभग 1,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर है। जिस तरह से वहाँ पर हमने 12 महीने काम किया है, हमारे चाहे अधिकारी हों चाहे हमारे श्रमिक हों, उन्होंने वहाँ पर 12 महीने बर्फ़ के बीच में भी काम किया है। तो बद्रीनाथ जी में भी हम विशेष अनुमति दे करके और हम चाहेंगे कि एक काम हम जल्दी से जल्द ही करें। लोग बेरोजगारी को लेकर के शंख बजाओ और घंटी बजाओ के लिए आह्वान किया है। कनस्तर बजाने की बात की है सर, कनस्तर बजाने की
और रावत जी को मनोरंजन के लिए इस उम्र में कुछ ना कुछ तो चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज रोड को लेकर तो यहां पर आपने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना, विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को सुना कि सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सत्र अच्छे से हो पाएगा। ये तमाम जो व्यवस्था है, इंतजाम है, वो सुनिश्चित किए गए, निरीक्षण किया गया और ये सब कुछ बताया। इसके अलावा जो पीएम मोदी ने आज पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की है, उसके बारे में भी मीडिया को ब्रीफ किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। कोरोना काल के अनुभवों से सीख लेकर सत्ताधारी बीजेपी अब पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उतरने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में उसने अपने सभी जिला दफ्तरों को भी करीब करीब हाईटेक करना शुरू कर दिया है। सभी जिलों में स्थित पार्टी कार्यालयों को 30 Mbps की लीज लाइन से जोड़ दिया गया है। धीरे धीरे मंडल दफ्तरों को भी डिजिटल करने की योजना बन रही है। पार्टी ने सभी दफ्तरों में IT एक्सपर्ट तैनात किए हैं। धीरे धीरे पार्टी नेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेन किया जा रहा है। अपने प्रदेश स्तर पर, प्रदेश कार्यालय में और जिलों के हर कार्यालय के अंदर वर्चुअली सिस्टम डेवलप किया है। हमारे प्रदेश के स्तर से जिलों में और जिलाध्यक्ष मंडल स्तर पर वर्चुअली जुड़ने के लिए जो सिस्टम है हमारा हर कार्यालय में तैयार है और कार्यालय के माध्यम से जिला पे हमने जो सिस्टम डेवलप किया है वो बूथ तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का उसमें क्षमता है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज काशीपुर में गन्ना किसानों के समर्थन में उपवास किया। गन्ना आयुक्त दफ्तर धरने में बैठे हरीश रावत ने कहा कि वो किसानों की समस्याओं को लेकर धरने में बैठे हैं, जिससे त्रिवेंद्र सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर हो। उन्होंने कहा कि आज किसानों के 200 करोड़ रुपए सरकार और गन्ना मिलों पर बकाया। कहा ना कि करीब किसानों का 200 करोड़ रुपया बाकी है। कैसे किसान अपनी खेती बाड़ी करेगा? तुम उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, हालत ख़राब है किसानों के। और हरिद्वार के अंदर तो एक ही चीनी मिल का 250 करोड़ रुपया बाकी है और सरकार के कानून में जूनी ही रह रही है। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौटे पीसीसी चीफ ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि सैकड़ों घर आपदा में जमींदोज हो गए, खेती की जमीन तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी नींद से नहीं जागी है। बहुत ज्यादा क्षति, कई लोगों की जनहानि हुई है, कई गांव जो है विस्थापन की स्थिति पे है, खेतों में मलबा आ गया है, पूरी फसल तहस नहस हो गई है। धारचूला जैसा जो शहर है वो खतरे की जद में है, लेकिन सरकार सोई हुई है, इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। डोईवाला के सुनार गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आने पर इलाके में सनसनी मच गई है। महिला का नाम पुतल घोष है और वो कोलकाता की बताई जा रही है, जो पेशे से टीचर थी और रिटायरमेंट के बाद अकेले रह रही हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे और खिड़की से हत्यारे फरार हुए हैं। हत्या की घटना सामने आने के बाद मौके पर एसपी देहात परवेंद्र डोभाल के साथ नेहरू कॉलोनी के थाना प्रभारी भी पहुंचे, क्योंकि मामला बुजुर्ग महिला की हत्या का था। तो जानकारी मिलते ही देहरादून के एसएसपी अरुण मोहन जोशी भी मौके पर पहुंचे और महिला की हत्या की जानकारी पुलिसकर्मियों से ली। घटनास्थल पर फॉरेंसिक जांच टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। क्या कारण हो सकता है, बेसिक डिटेल्स जो है अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है इसके बारे में, और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी घटना जो है वर्कआउट हो जाएगी और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई है वो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। रुड़की की गंगनहर कोतवाली इलाके के सलेमपुर में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन आसपास शोर सुनकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस दौरान गैस सिलेंडर के ट्रक ड्राइवर के पैर में गोली लग गई। घायल ट्रक ड्राइवर को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। मिली थी कि यहाँ ये जो गैस गोदाम है यहाँ 2 लड़के आके फायर कर गए। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक कर्मचारी जो है इनका ड्राइवर जो अंदर खड़ा था वो रिकॉचिट होकर उसको पैर में गोली लगी है। नैनीताल का टिफिन टॉप पर्यटन स्थल में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्राकृतिक सौंदर्य से इस स्थल पर रौनक तो वापस लौटने लगी है, लेकिन सैलानियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए पीने का पानी नहीं है, तो शौचालय भी खुले में ही जाना पड़ता है। वहीं यहां कूड़ा के निस्तारण की भी बड़ी समस्या है। पानी मेन तो पानी है, कोई थक थुक के आता है ऊपर तो उसके लिए पानी की सप्लाई तो होनी चाहिए। दूसरा शौचालय, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को शौचालय की ज़रूरत है तो कहाँ जाएगा।
नहीं, टिप एंड टॉप में हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमारी बात चल रही है, जल्दी वहाँ पर सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं, तो उनके द्वारा हमसे एक एनओसी मांगी गई है, शीघ्र हम उनका एनओसी देने वाले हैं। होटल और रेस्टोरेंट खुलने के बाद अब बार खोले जाने की तैयारी हो रही है। पौड़ी प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बार खोलने की अनुमति दे दी है। जिला आबकारी विभाग नियमों के सख्ती पालन पर निगाह भी रखेगा। वहीं बार में आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। बारों को खोलने के डायरेक्शंस हमने दे दिए हैं कि उसमें प्रिकॉशन रखें कि जो भी सर्व करेंगे तो उसमें काउंटर के पास बिल्कुल भी आपके चेयर्स नहीं लगेंगे। तो बार में जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बार के अंदर वो बैठने की व्यवस्था करेंगे, सैनिटाइजर्स वगैरह रखेंगे। ऋषिकेश से हरिद्वार तक गंगा में लगातार गिर रहे नालों से गंगा जल प्रभावित है। ऐसे में आगामी कुंभ को लेकर संत समाज और श्रद्धालुओं की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द गंगा जल को स्वच्छ निर्मल करे, जिससे कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संतों को स्वच्छ जल ने आस्था की डुबकी लगा सके। बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से एसटीपी बनने का काम तेजी के साथ चल रहा है और कुछ प्रोजेक्ट पूरे होने के कगार पर खड़े हैं। देखिए, कुंभ मेला जो है 2021 में जनवरी में शुरू होने वाला है, तो उससे पहले जितने भी नाले हमारे यहाँ गंगा जी में मिल रहे हैं, पहले तो सरकार को उनको सबको टिप कर देना चाहिए, ताकि स्नान करने वाले आने वाले श्रद्धालुओं को लगे कि माँ गंगा जो है पतित पावनी हो चुकी है, सफाई व्यवस्था ठीक है। टिहरी झील में एक बार फिर से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां और बोटिंग खुलने की उम्मीद है, जिससे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों और बोट कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। डीएम का कहना है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक बोटिंग और राफ्टिंग सितंबर मिड तक खुल सकती है, जिसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है कि किस तरह कोरोना काल में इन गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जा सकता है। वहीं बोट कारोबारियों ने भी बोटिंग खोलने की मांग की है। इसमें देखिए, अभी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के साथ ही ये उम्मीद जगी है कि सितंबर मिड से इसमें बोटिंग का कार्य शुरू हो सकता है। इसके लिए हमारी टीम्स ने सर्वे भी शुरू कर दिए हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी होगी बोटिंग या राफ्टिंग शुरू करने के लिए, उन सब पर अभी विचार चल रहा है। हम लोगों के पास, हमारी जितनी यूनियन है, हम लोगों के पास लोग जैसे टिहरी झील में प्री वेडिंग शूट करने आते हैं, कहीं यहाँ पे मूवियों की शूटिंग भी होती है, तो ये इसके लिए जरूरी भी है, क्योंकि अब सब चीज़ें खुल गई है, तो ये जैसे टिहरी का हब, जिसे पर्यटन के नाम पर जाना जाता है टिहरी झील को, इसको खुलना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि कम से कम 1000 परिवारों को राहत मिलेगी। दूसरे राज्य के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था चारधाम यात्रा के दर्शन कर हरिद्वार पहुंचा। यह जत्था एक हफ्ते पहले चारधाम यात्रा के लिए गया था। हरिद्वार पहुंचने पर जिला पर्यटन अधिकारी और ट्रैवल कारोबारियों ने इन यात्रियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं हरिद्वार के जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर पर सावधानी बरती जा रही है और चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। पिथौरागढ़ विकास भवन को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। विकास भवन में मौजूद ग्रामीण निर्माण विभाग में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया। अब शनिवार को विकास भवन के सभी कर्मचारियों के सैंपल लिए जाएंगे, जिसके बाद ही इसे खोला जाएगा। विकास भवन बंद होने से लोगों को भी तय है कि खासी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। दिनांक 8 को विकास भवन में आरएस ऑफिस में 5 केस पॉजिटिव आए हैं कोरोना के, तो इसके मद्देनज़र पूरे विकास भवन को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। शनिवार को विकास भवन में सैंपलिंग की जाएगी, उसके बाद सोमवार को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अल्मोड़ा बेस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के कोरोना मरीजों में खाने को लेकर देर रात जमकर हंगामा हुआ। मरीजों के हंगामे की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ। सीएमओ और एसडीएम बेस अस्पताल पहुंचे और मरीजों से बात करने की कोशिश की। साथ ही कहा कि जल्द ही व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। देखिए, अभी जो वीडियो वायरल हुआ है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बेस हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ पर अभी पहले हम लोगों ने उनकी मैस चेक करी है, तो मैस में जो खाना बना है उसकी क्वालिटी तो मुझे अभी फिलहाल सही लग रही है। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में एक बाघिन कई दिन से घूम रही है। टेड़ा में तिलमठ मंदिर के पास से लेकर ग्रासलैंड तक इन दिनों ये दिखाई दे रही है। इस बीच में यहाँ कई मवेशियों को भी बाघिन ने अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से ग्रामीणों में इसे लेकर खौफ बना हुआ है। गांव वालों का आरोप है कि वन विभाग इस बाघिन से उन्हें बचाने के कोई उपाय नहीं कर रहा।
सर जिस तरह आप देख रहे हो ये बागिन कम से कम 1.5 महीने से यहाँ टेढ़ा गाँव के आसपास के क्षेत्रों में लगी पड़ी है। कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने इस मामले में सूचित करा, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बिल्कुल मतलब इस मामले में सुब्ध लेने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए जो है वन क्षेत्र अधिकारी को हमने निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ पे जो है आपका गश्त लगातार होती रहे और रात्रि गश्त भी वहाँ पे की जा रही है। और साथ ही कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व जो जहाँ जंगल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ टाइगर्स वगैरह हैं, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिलायंस रिटेल में दुनिया की दिग्गज टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके बदले में सिल्वर लेक को रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की इक्विटी वैल्यू 4,21,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। RRVL की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे रिटेल बिजनेस का संचालन करती है। कंपनी के देश भर में 12,000 स्टोर हैं। इस निवेश के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि छोटे व्यापारियों के साथ एक समावेशी साझेदारी बनाने की हमारी कोशिश जारी है। सिल्वर लेक के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में मुझे खुशी है। हमारा मानना है कि रिटेल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान होगा। वहीं सिल्वर लेक के CEO और मैनेजिंग पार्टनर एगॉन डर्बल ने भी रिलायंस के साथ साझेदारी पर खुशी जताई है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने राज्य में साइबर से जुड़े अपराधों में मुकदमा दर्ज न होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका संज्ञान लेकर अब राज्य में साइबर से जुड़े अपराध पर भी मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, जिसके लिए इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गढ़वाल रेंज के 7 जिलों में अभी तक सिर्फ 47 इंस्पेक्टर थे, जिनमें से अधिकतर हरिद्वार और देहरादून जिले में ही पोस्टेड थे, जबकि 70 इंस्पेक्टरों के पद स्वीकृत थे। लेकिन अब पदोन्नति के बाद 87 इंस्पेक्टर गढ़वाल रेंज को मिले हैं, जिनको अब साइबर से जुड़े क्राइम में भी तैनात किया जाएगा। अब हम लोगों ने सभी इंस्पेक्टर्स के सेवा विवरण मांगे हैं जनपदों से, और उसके बाद रेंज स्तर पर एक्सरसाइज की जाएगी। और निश्चित रूप से जो हमारे पर्वतीय जनपद जहाँ पे अभी भी काफी भारी रिक्ति बनी हुई है इंस्पेक्टर्स की, उसको पूरा किया जाएगा। चंपावत में विधवा विकलांग पेंशन धारकों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में शासन के निर्देश के बाद समाज कल्याण विभाग ने जिले में विधवा विकलांग पेंशन पात्रों को अगस्त सितंबर के साथ ही अक्टूबर महीने की पेंशन भी 1 महीना पहले ही एडवांस में देने जा रहे हैं। जिले में 24,000 पेंशन धारक हैं। जनपद चंपावत में समाज कल्याण विभाग द्वारा जो पेंशन पा रहे हैं उनकी संख्या लगभग 24,000 है, जिन्हें हम अक्टूबर में पेंशन देने के बजाय 1 महीने पहले सितंबर में पेंशन का भुगतान कर दे रहे हैं। कोरोना काल में बेरोजगार हुए रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए पालिका आगे आई है। नैनीताल में 121 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बैठने की अनुमति दी गई है। इसके लिए पालिका ने सभी को लाइसेंस अलॉट कर दिए हैं। पालिका ने यह भी आदेश दिया है कि 121 दुकानदार कोरोना संक्रमण के दौरान रोजाना दुकान नहीं लगा सकते। इसके लिए अलग अलग दिन वो दुकान लगाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। जोन बने तो उनका क्या है? नहीं देखिए, जो जोन बने उस पर जोन में तो कार्रवाई होगी। और अब वक्त हो गया है पहाड़ टॉप 10 का। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों के मुद्दे पर PCC चीफ ने DM से की मुलाकात और प्रभावितों को मुआवजा दिलाने की मांग की। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने भी कोरोना मरीजों को खाने नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है और कलेक्ट्रेट परिसर में किया जमकर प्रदर्शन। बढ़ती बेरोजगारी के चलते चमोली के कर्णप्रयाग में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका। रुड़की में जुगाड़ वाहन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और RTO को लाखों का चूना लगा रहे हैं। उत्तराखंड जनरल OBC एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई के खिलाफ पौड़ी में कर्मचारी हड़ताल पर रहे। खटीमा में फसलों का भुगतान न होने पर किसानों ने शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने 1 दिन का उपवास रखा। बाजपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ बैंड बाजे के साथ किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। खटीमा डिग्री कॉलेज में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिन से धरने में बैठे छात्रों ने अमरण अनशन किया शुरू।
श्री बद्रीनाथ धाम तीर्थ पुरोहित समाज ने पीएम मोदी को ज्ञापन भेजकर मास्टर प्लान पर अपना पक्ष सुनने का किया अनुरोध। कोरोना की मार से ट्रांसपोर्टर हैं परेशान। पर्यटन व्यवसाय चौपट होने के कारण ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हुए लोगों के पास नहीं है कोई काम। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए तमाम खबरें फटाफट अंदाज में।